हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे हिंदी संबंधित विषय के बारे में। चाहे आप 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 किसी भी वर्ग में परीक्षा देने जा रहे हैं हिंदी विषय से, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे सभी उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जिनसे पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। हम बात करेंगे अलग अलग, जैसे इसके भाग हैं, हिंदी साहित्य है, हिंदी व्याकरण है और हिंदी काव्य शास्त्र है, कि कहाँ से कितने प्रश्न जो है वो किस वर्ग की परीक्षा में पूछे गए हैं, कौन कौन सी टॉपिक से, और उनका रिवीजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास जो शेष दिन बचे हुए हैं उन दिनों में हम किस प्रकार अच्छे से तैयारी करें ताकि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम हिंदी साहित्य की। तो हिंदी साहित्य जो है इससे सबसे कम इसका जो पोर्शन पूछा जाता है वो 6 to 8 और 9, 10 में है, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है हिंदी साहित्य वो है आपका 11, 12। ठीक है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है 6 to 8 और 9, 10 में ज़्यादा होता है। 11, 12 में व्याकरण के प्रश्न बहुत कम होते हैं, या होते भी हैं तो आप काव्य शास्त्र से अधिक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उस प्रकार से आप अपना मैनेज कर लें कि आपको साहित्य पे ज़्यादा ध्यान देना है या व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान देना है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा हम अभी आगे इसी वीडियो में कर रहे हैं, आप उसे देखिए। जैसे देखिए, हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य में अगर आप 11, 12 की बात करें तो वो आपको पूरा ही पढ़ना है। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन से लेकर जो नई कविता है, बाकी हिंदी साहित्य में जो अलग अलग विधाएं हैं, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, वो सभी आपको कंप्लीट करना है। तो आपने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं इस समय सिर्फ उसका ही रिवीजन करें, क्योंकि समय बहुत कम है और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर करना काफ़ी मुश्किल है। उसके साथ साथ आपको 11, 12 के लिए जो है वो व्याकरण भी थोड़ा बहुत तैयार करना है, क्योंकि उससे प्रश्न देखे गए एग्जाम में आए हैं। बात करें 6 to 8 और 9 to 10 की। 6 to 8 में देखें तो अभी पिछले बार जो अभी मार्च में जो परीक्षा रद्द हुई है, और टीआरई 2.0 जो आपका दिसंबर में अभी हुआ था, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है। साहित्य इतिहास लेखन से प्रश्न पूछा गया था, और ये पूछा गया था उन रचनाओं का क्या क्रम है। सबसे ज़रूरी है कि आप साहित्य इतिहास, जो हिंदी का साहित्य इतिहास लिखा गया है उसमें कितनी इम्पोर्टेंट जो भी सारी बुक हैं, उन बुक और उनके लेखक कौन हैं और उनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, इसको आप एक जगह एक जैसे टेबल होता है, सारणी होती है, उस तरीके से बना लें कि इस पुस्तक के लेखक ये हैं, इसका प्रकाशन वर्ष ये है। ठीक है। साहित्य इतिहास लेखन हो गया, चाहे आदिकाल, चाहे भक्तिकाल, चाहे आधुनिक काल। आधुनिक काल में महत्वपूर्ण रूप से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को देखें, क्योंकि यहाँ से जो है अधिक प्रश्न आए थे आपके 6 to 8 में। ठीक। और अगर आप 11, 12 की बात करें तो वहाँ पर आपको आधुनिक काल के भी सभी उपभाग जितने भी हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सभी आपको देखने हैं। साहित्य इतिहास लेखन संबंधी जितने भी पुस्तकें हैं उनको आप लिख लें, उनका प्रकाशन वर्ष लिख लें और उनके लेखक लिख लें एक जगह, ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आसानी हो। ऐसे ही आपको आदिकाल के साथ करना है। आदिकाल को किसने क्या कहा है, उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है, किसने किस आधार पर उसका नामकरण किया है, ये आप ध्यान दें। और इसमें जितने भी आपके महत्व, चाहे जैन साहित्य हो, सिद्ध साहित्य हो, उसकी जो पुस्तकें और लेखक हैं उन्हें भी आप ज़रूर देख लें। 6 to 8 की बात करें तो हिंदी साहित्य से आपके 15 प्रश्न जो है पूछे गए थे। और इसी प्रकार आपका ये टीआरई 3 की मैं बात करूँ, जो एग्ज़ाम जो परीक्षा आपकी रद्द हो गई उसमें 15 प्रश्न पूछे गए थे, और टीआरई 2 में भी हिंदी साहित्य से लगभग 8 से 9 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो आप अगर 6 to 8, 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं तो भी हिंदी साहित्य को इग्नोर ना करें, इसे पढ़ें। और भक्ति काल जो यहाँ से तुलसीदास की रचनाओं का क्रम पूछा गया था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी रचनाएँ लिखें, आधुनिक काल में सिर्फ प्रगतिवाद प्रयोगवाद की देखें, और कुछ जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जैसे पंत जी हैं, निराला, महादेव वर्मा और प्रसाद जी, उनकी रचनाओं का क्रम भी आप देख लें, उनको एक जगह लिख लें। भक्ति काल हो गया। और आधुनिक काल में मैंने बता दिया कि आप जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद देख लें, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनकी पुस्तकें हैं उन्हें देख लें। साहित्य से आपको इतना ही कवर करना है। अब बात करते हैं व्याकरण की, क्योंकि 6 to 8, 9, 10 में व्याकरण का जो भाग है वो अधिक होता है, यहाँ से अधिकतर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। व्याकरण में देखें तो व्याकरण का कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। आप एक तरीके से कहें तो व्याकरण के सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि व्याकरण के सभी भागों से जो है प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। सबसे पहले बात करें वर्ण विचार। वर्ण विचार में आप अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, स्वर जो है, स्वर के कितने आधार पर कौन कौन से भेद बताए गए हैं, चाहे वो अर्ध समृद्ध हो, विवृत हो, समृद्ध हो, अर्ध समृद्ध हो, वो आप देख लें। वाक्य भेद में रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों ही वाक्यों को आप पढ़ लें।
अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार हैं उसको देख लें, और रचना के आधार पर जो 3 है उसमें से देख लें। सरल वाक्य काफ़ी कम पूछा जाता है, लेकिन मिश्र और संयुक्त से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आप वाच्य देख लें कि वाच्य क्या होता है, वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। किस वाच्य को हम किस प्रकार से दूसरे वाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कर्मवाच्य दिया है तो उसे हम कर्तृवाच्य किस प्रकार से बना सकते हैं, या भाववाच्य किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। शब्द भेद में तत्सम, तद्भव और अधिकतर जो शब्द पूछे जाते हैं आपके तत्सम तद्भव भी होते हैं, और विदेशी शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये किस भाषा का शब्द है, उसमें मुख्य रूप से मैं बात करूँ तो तुर्की, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी, इन 4 प्रकार के शब्दों को आप ज़रूर देख कर जाएँ। उसके साथ ही जो पारिभाषिक शब्दावली है हिंदी की, जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, कम से कम आप 20 से 25 वर्ड्स को देख लें उसमें। फिर बात करते हैं संधि की। तो संधि आप विसर्ग संधि और जो आपकी जितनी भी संधि, मैं तो कहूँगी सभी संधि को आप एक बार देख लें, क्योंकि ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि दीर्घ संधि से ही प्रश्न आएगा, गुण संधि से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो संधि के जो भी आपके भेद है, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, आप देख लें। हाँ, जो महत्वपूर्ण उदाहरण हो उन्हें आप अंडरलाइन या हाईलाइट करके रख लें, लास्ट टाइम पे एक बार उन्हें भी अवश्य देख लें। साथ ही संधि का नियम क्या होता है, क्योंकि डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि संधि विच्छेद करने के लिए आपको दिया जाएगा या संधि करने के लिए ही दिया जाएगा। संधि के नियम से देकर भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ये पूछा जाता है कि ये कथन कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। बात करें समास की, तो प्रमुखतः आपके जो कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास है, यहाँ से अधिकतर प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। लेकिन आप समास के सभी प्रकारों का अध्ययन करके जाएं। वाक्य शुद्धि की बात करें तो जो लिंग संबंधी इसमें शुद्धि होती है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी होती है, विशेषण संबंधी होती है, क्रिया विशेषण है, ये सभी चीज़ों को आपको देख कर जाना जरूरी है। शॉर्ट में हम यही कहेंगे कि व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ें भी उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ ली गई, आपने उस टॉपिक को पढ़ा है फिर भी आपको प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा था। वर्तनी यहाँ पर है, वर्तनी शुद्धि से ये प्रश्न पूछा ही गया है, तो ये भी आपको पढ़ना है। काव्य शास्त्र में देखिए, काव्य शास्त्र में बात करें रस की, तो जो रस के अवयव हैं मुख्य रूप से आप, क्योंकि चाहे आपका TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी परीक्षाएं हुई हैं, और चाहे 6 to 8, 9, 10, 11, 12, अगर रस से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो ये नहीं पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा रस है, बल्कि जो रस के अवयव होते हैं वहाँ से लेकर कौन सा इसमें कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, यहाँ से अधिक प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप रस का विस्तृत अध्ययन कर जाएँ। जो रस के अवयव हैं, जैसे विभाव है, अनुभाव है, उद्दीपन है, आलम्बन है, तो इनका कहाँ कहाँ किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को अच्छे से याद कर लें। उसी प्रकार छंद है, तो छंद के अंग जो है ये भी परीक्षा में पूछा गया है। तो छंद के प्रकार अलग हैं, छंद के अंग अलग होते हैं, उसे आप देख लें। गढ़ जैसे अलग होते हैं, ये भी पूछा कि छंद में जो गढ़ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, छंद के अंग हैं वो कितने हैं, या छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाकी जो अलग अलग प्रकार के छंद हैं, जैसे कि कौन सा छंद वर्णिक में आएगा, कौन सा मात्रिक में आएगा, कौन सा अर्धसम है, कौन सा सममात्रिक है, इसलिए इन चीज़ों का आप विस्तृत अध्ययन करें। क्योंकि आप चाहें तो एक दिन में अगर मान लीजिए टॉपिक्स बढ़ें तो भी एक दिन में आप 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अभी समय है आपके पास, कम से कम 13 से 14 दिन भी हम मान लें, या 12-13 दिन भी कह लें, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। शब्द शक्ति, क्योंकि अगर आप इन्हें विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे इनका, तो टॉपिक्स को पढ़ने के बावजूद भी अगर टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका वो प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ पूछी गई होगी शायद वो आपने न पढ़ी हो। इसी प्रकार प्रमुख संप्रदाय हैं, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, उसमें जो संप्रदाय दिया गया है उससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो कौन से संप्रदाय किस आचार्य से संबंधित है, उसके प्रवर्तक कौन है, वो भी आप याद करें। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास में कि लेखक, उनकी पुस्तकें और वर्ष याद कर लें, तो यहाँ पे वर्ष की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन से जो आचार्य हैं उनकी कौन सी पुस्तक है ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। आप उसे भी एक जगह लिख लें कि इस आचार्य की ये पुस्तक है, और वहाँ से आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ष है वो अधिकतर नेट वाले एग्जाम से पूछा जाता है। अभी आपका इसमें BPSC में जो अभी तक वर्ष नहीं पूछा गया है। काव्य शास्त्र संबंधी जो भी पुस्तकें हैं या जो भी आचार्य हुए हैं कि किस सदी में हुए हैं, प्रमुख पुस्तकें इसकी आप ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और किस प्रकार से पढ़ने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जो आपका भाग 1 है, जो GS है, वो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 80 नंबर यहाँ से आ रहे हैं तो आपको 40 नंबर वहाँ से भी पूछा जा रहा है। तो देख लें कि आपका जो
भी टॉपिक्स कमज़ोर है उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दें, और जो आपका मजबूत है उसका बार बार रिवीजन करें ताकि उस टॉपिक से आपके प्रश्न जो है परीक्षा में गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखिए मैं जो शॉर्ट वीडियो लगभग 5-6 मिनट की जो एक वीडियो आई है उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है एक वीडियो में एक टॉपिक्स में कवर कर रही हूँ। देखते हैं कि परीक्षाओं तो मैं कोशिश करूँगी लगभग सभी, लेकिन मुझे नहीं लगता सभी हो पाएंगे। जैसे जितने भी टॉपिक्स हो पाएंगे उतने टॉपिक्स मैं आपके कवर करा दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।